हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमैथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। तो जैसा कि ये जो लेक्चर्स है मेरा लाइट के ऊपर रहने वाला है, इस लाइट के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे और इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर और तुम्हारा जो भी फॉर्मूला इसमें से बनता है, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से, वो सारा कुछ हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। ये जो तुम्हारा लाइट चैप्टर है, इसका वेटेज तुम्हारा 6 से 8 मार्क्स का रहता है। इसके साथ ही साथ तुम्हारा जो कलरफुल वर्ल्ड है उससे मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, तो जो भी मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा मैं उसको कलरफुल वर्ल्ड में ही करूंगा। अभी मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स होगा, वो मैं इस लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रिवीजन करना कि क्या क्या तुम्हारा फॉर्मूला है, एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है कि एक मिरर जो कोई स्फेयर का पार्ट होता है, क्या होता है तुम्हारा एक स्फेयर का पार्ट होता है, तो उस मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। वो दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा कॉनकेव, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स, ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो दो तरह का मिरर हो गया तुम्हारा, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव में क्या होता है कि इसका इनर पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, ये पॉलिश होता है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसका जो आउटर पार्ट है वो तुम्हारा क्या होता है, पॉलिश होता है, मतलब वो तुम्हारा पूरी तरह से शाइनी होता है, वहां से तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो तुम्हारा सिल्वरी पॉलिश होता है, इसके पीछे वाला पार्ट सिल्वरी पॉलिश है, यहाँ पर तुम्हारा आउटर सरफेस सिल्वरी पॉलिश है, इसका इनर सरफेस सिल्वरी पॉलिश है। तो ये तुम्हारा कहलाता है कॉनकेव मिरर और ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग मेन फॉर्मूला को पढ़ाएंगे, क्या क्या छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको थोड़ा ध्यान रखो कि ये जो तुम्हारा मिरर है, इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो मिरर है ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे हम इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनता है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो तुम्हारा एम और एन लिख रहा है, ये मिरर कितना बड़ा है, इसका एंड पॉइंट क्या है, एम एन, इसको जब आपस में ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन बनेगा इसे बोलते हैं अपर्चर, क्योंकि लाइट हमारा सारा इसी में जा सकता है, इसके बाहर अगर लाइट आए तो क्या होगा, निकल जाएगा, वो तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो लाइट जो आएगा तुम्हारा वो एम और एन के अंदर में ही सारा तुम्हारा टकराएगा मिरर से, तब जाके रिफ्लेक्शन होने वाला है। ये जो एम एन डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक ना, तो ये तुम्हारा अपर्चर हो गया। अब कुछ और बातें देख लो, ये जो पोल है ये एक ओरिजिन के जैसा बिहेव होता है। ओरिजिन यानी कि जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग ओरिजिन से आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हम लोग मेजरमेंट लेते थे ना, यूनिट्स को वहां पर लगाते थे ना, वही चीज यहाँ पर भी है कि ओरिजिन की जगह पर ये तुम्हारा पोल आ चुका है। तो पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, फोकस पॉइंट का, उसको फोकल लेंथ बोलता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन सबसे पहला हमारा है R इक्वल टू 2 इंटू एफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, हम लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो तुम्हारा फर्स्ट वाला है इसका इस्तेमाल कम ही होता है। तो एफ इक्वल टू क्या है, अगर एफ निकालेंगे यानी फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये R/2 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हमारा है साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स एंड लेंस। तो देखो मिरर्स होगा या फिर लेंस होगा, दोनों ही केस में तुम्हारा साइन कन्वेंशन सेम चलता है। वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का कार्टेशियन जो फॉर्म होता है तुम्हारा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। कार्टेशियन क्या है, अरे कार्टेशियन वो वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला जो कार्टेशियन तुम्हारा है सिस्टम, उसी को यहाँ पर लेकर चलते हैं। क्या करते हैं, तो बीच में देखो ये एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनता है ना, तो वैसे यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है मिरर में वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है, तो मिरर से टच करते हुए एक लाइन अगर हम वर्टिकल लाइन अगर बनाएंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा वाई एक्सिस के जैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पर जो उन दोनों का सेंटर होता है यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसको तो हम यहाँ पर ओरिजिन बोलते हैं, लेकिन मिरर के केस में अलग बोलते हैं। मिरर के केस में उसको पोल बोला जाता है और वहीं लेंस के केस में उसको क्या बोलते हैं,
ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर या फिर मिरर्स का पोल ये तुम्हारा हो गया। तो हम लोग हमेशा जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं जिस भी चीज का, वो हमेशा पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में किससे करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखना है कि तुमको ध्यान रखना है कि लाइट किधर से आ रहा है। अगर लाइट तुम्हारा लेफ्ट की ओर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा वाला, कैसा वाला, ऐसा वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव साइन। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन लेंगे, और उसके उल्टा वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। जैसा कि हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है, इधर से हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस में पुट करते हैं, और इधर जो वैल्यू पुट करते हैं -1 -2 -3 -4, यानी नेगेटिव में पुट करते हैं। तो ये लेफ्ट की साइड आओगे तो नेगेटिव, राइट के साइड जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अप की ओर जाते हो तो पॉजिटिव, और डाउन की ओर जाते हो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो ये साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखना, माइंड में बिल्कुल बिठा लो इसको अच्छे से। अगर यहाँ पर थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बिल्कुल गलत बनेगा, सही से बनेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से एकदम ध्यान से याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा मिरर्स फॉर्मूला पर। मिरर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे मान लो कि एक हमारा ये मिरर है, तो मिरर के सामने हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में अगर राइट से दे दिया तो कुछ नहीं, इसको उल्टा कैसे करना, ऐसे घूम जाना, हो सकता है ना। क्या करना, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस साइड दे दिया, कभी कभी कर सकता है, अभी तक किया नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसको घुमा देता है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पोर्शन को हम इस तरह से 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। तो जब 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा उधर चला जाएगा, तो उसमें उस साइड से सारा कुछ मेजरमेंट तुम्हारा होगा। अभी आते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड है और इसका इमेज मान लो कोई मिरर के द्वारा कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है। छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा इमेज तुम्हारा बनाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा मिरर है, क्या चीज है, नहीं है, उसके बारे में अभी ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है, मेरा इमेज है। ऑब्जेक्ट का ये जो तुम्हारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। मिरर है, मिरर में इसका पॉइंट को क्या नाम होगा, पोल होगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको यू लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको भी लेते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो इसी से बेस्ड एक तुम्हारा फॉर्मूला बनता है 1/f = 1/u + 1/v बनता है। अरे कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। जल्दी से याद कर लो, 1/f = 1/u + 1/v होता है, एकदम याद हो गया। अब आगे देखो, तो यहाँ पर f को फोकल लेंथ बोल रहे हैं, u को तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस। कहाँ से लेते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो पोल से मेजर करते हैं। पोल से अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में तुम चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ खास पॉइंट ध्यान रखना कि अगर तुम्हें u, v और f यहाँ पर पुट करना है, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें साइन के साथ पुट करना एकदम जरूरी है, और अगर नहीं पुट करोगे तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा। तो अभी हम लोग साइन को ही देखेंगे। चलो, तो इतनी बातें तो तुम्हें समझ में आ चुकी है कि हमें यहाँ पर साइन को समझना पड़ेगा। तो साइन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसको पढ़ना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। मैग्निफिकेशन क्या है, ये बताता है कि हाउ मच इमेज इज बिगर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उससे इमेज कितना बड़ा है, या फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उससे इमेज कितना छोटा है। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज बड़ा है कि छोटा है, उसके बारे में जानकारी तुम्हारा मैग्निफिकेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से दिखाते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है m = hi/ho। hi को क्या बोलते हैं, तो hi हमारा हाइट ऑफ इमेज है, ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी इमेज का हाइट को hi, ऑब्जेक्ट का हाइट को ho बोलेंगे। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये तुम्हारा ऑलवेज वैलिड है, हर जगह पे लगेगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसको मैंने नीचे लिखा है, सेम चीज, हाइट ऑफ इमेज को भी तुम मीटर में मेजर करोगे या सेंटीमीटर में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करोगे, तो दोनों तो कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। अरे कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर यूनिट क्या चीज का, तो यूनिट तो कोई चीज का नहीं होगा, तो यहाँ पर यूनिट तुम्हारा नहीं होगा। अब इसी चीज को अगर हम u और v के टर्म्स में अगर लिखें, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो ये तुम्हारा हो गया u भी। उसके टर्म्स में जब लिखते हैं तो ये आता है हमारा फॉर्मूला m = -v/u। चलो मेरे साथ बोलो तो, मिरर का फॉर्मूला m = -v/u,
m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये तुम्हारा होता है मिरर के लिए, और ये तुम्हारा बस मिरर के लिए वैलिड है, लेंस में ये तुम्हारा कुछ और आता है, अलग आता है। अब यहाँ पर ये चीज पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, उसको देखते हैं कि आखिर हमारा लर्न साइन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एच आई और एच ओ है, इसको भी तुम साइन के साथ ही पुट करोगे। अगर मान लो एच आई एच ओ दिया हुआ है तो साइन के साथ पुट करना, तभी तुम्हारा सही रहेगा। साइन को देखते हैं। मिरर दो होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। एफ हो गया फोकल लेंथ, यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी हो गया इमेज डिस्टेंस, एम हो गया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर एफ के बारे में अगर बात करें, एफ होता है फोकल लेंथ, तो उसको थोड़ा यहाँ पर देखो। अगर मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात करूं तो कॉनकेव मिरर का जो पोल है यहाँ पर है, और फोकस कहाँ है, लेफ्ट की ओर है। तो जब लेफ्ट की ओर कोई भी चीज मेजर करते हैं तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। अरे हम लोग पढ़े ना कि लाइट हमारा इस साइड से आ रहा है, किस साइड से, लेफ्ट से आ रहा है और राइट की ओर जा रहा है। किधर से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है और राइट की ओर जा रहा है। तो यानी कि लेफ्ट से राइट का डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, और उसके उल्टा डायरेक्शन क्या होता है, वो तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो इस तरह से ये पोल के लेफ्ट साइड में आया, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये तुम्हारा फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं अगर कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो ये देखो यहाँ पर पोल के राइट में फोकल लेंथ पड़ता है, पोल के राइट में फोकस पॉइंट है, यानी राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। अब आते हैं दूसरा, नेक्स्ट हमारा यू के बारे में। यू क्या होता है, अरे यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट की साइड में रखते हैं, हमेशा लेफ्ट की साइड में रखेंगे, और उसको हमेशा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, कि पोल के लेफ्ट में आ रहा है, पोल के किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। भी के बारे में बताइए सर। तो भी के बारे में क्या है तुम्हारा कि कॉनकेव होगा तो उसमें भी का वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, दोनों ही होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव जो होता है वो केवल एक केस में होता है, कब होता है, ओनली वन केस। कौन सा केस है, जब हम कभी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, जब हम कभी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो फोकस पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज किधर बनता है, राइट की ओर बनता है और ऊपर बनता है। ठीक है, इमेज के बनाने के बारे में अगर रे डायग्राम को अच्छे से समझना है तो तुम्हें आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको जल्दी से देख लो, 2x स्पीड पर देख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो तुम्हारा आ रहा है वो तुम्हारा रे डायग्राम को लेकर न्यूमेरिकल्स को मिक्स करके क्वेश्चन तुम्हारा बनाया जा रहा है। मैं वैसा क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसको सॉल्व करूंगा, लेकिन तुम्हें अगर नहीं आता है तो रे डायग्राम पक्का उसे देख लेना बाद में, इसको देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा कि v का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। पॉजिटिव कब होता है, एक केस में होता है जब फोकस और पोल के बीच में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। अब आता है कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि v का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो बनता है हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनता है। कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में तुम्हारा इमेज बनता है। ठीक ना। m के बारे में बात करें तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारा कि जो एच आई है वो ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। अगर एच आई ऊपर बना तो पॉजिटिव, एच आई नीचे बना तो नेगेटिव। मतलब इमेज अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर बन रहा है तो m का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नीचे बन रहा है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, m का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। फिर एक और चीज पढ़ते हैं हम लोग, m का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 के इक्वल और 1 से छोटा। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स में m का वैल्यू 1 से छोटा होता है। इसके बारे में क्या जानकारी है, अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो इमेज का साइज जो होता है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज होता है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इमेज का साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा होता है। हाँ सही में क्या, अरे हाँ, m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अरे ऐसा देखो ना, हाइट ऑफ इमेज को क्या ले लेंगे, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज को मान लो कि 4 ले लिए, HO को 2 ले लिए, तो ये 4/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, 1 से बड़ा हो गया ना। तो यानी कि इमेज का साइज अगर बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से तो m का वैल्यू 1 से बड़ा आता है, और अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज के बराबर होता है तो उसमें m का वैल्यू 1 आता है। क्या कभी 1 बराबर होता है क्या, हाँ होता है। कहां पर होता है, कॉनकेव मिरर में होता है। कॉनकेव मिरर में कौन सा पॉइंट पर होता है, तो जब हम C पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो C पर ही इमेज बनता है और वो तुम्हारा इक्वल होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इक्वल तुम्हारा जो
इमेज बनता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। एम का वैल्यू अगर 1 से छोटा होता है तो उस केस में इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा होता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली। अब हमें देखना है नेचर ऑफ इमेज के बारे में। नेचर ऑफ इमेज यानी कि जब भी तुम्हारा इमेज बनता है वो किस तरह का होता है। तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग से नेचर ऑफ इमेज पूछता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर v का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज को बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है रेज आता है और आपस में कट करता है तो रियल। इन्वर्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो उसका इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। दूसरा है कि अगर v का वैल्यू नेगेटिव हुआ और m का वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होगा, तो उस केस में क्या करोगे, इमेज तुम्हारा वर्चुअल होगा और साथ में इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब रेज अपीयर टू मीट होगा, तो उसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं रे डायग्राम में। और इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा था सीधा तो इमेज भी तुम्हारा इसी तरीके से बनेगा, सेम टू सेम होता है, तो तुम्हारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट तुम्हारा है स्नेल्स लॉ 7th। ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हो गया है। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत आसान था इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, क्लास 7-6 से ही पढ़ते आते हैं, तो उतना ज्यादा उस पर जरूरी नहीं है ध्यान। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। तो जब तुम्हारा कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करता है, यानी कि एक मीडियम यानी ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट जा रहा है, दूसरा मीडियम में एंटर कर रहा है, दूसरा मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होगा। तो एक मीडियम से लाइट अगर आ रहा है और दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये तुम्हारा जो फेनोमेना होता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पर लाइट सीधा जाने की बजाय वो मुड़ जाता है। क्या होता है, सीधा जाने की बजाय क्या होता है, मुड़ जाता है। तो वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारा सेपरेशन है। सेपरेशन यानी कि एक सेपरेटिंग लाइन है जो मीडियम 1 को मीडियम 2 से अलग कर रहा है। ये इमेजिनरी लाइन होता है, कोई ऐसा खींचा हुआ लाइन नहीं होता है। ये हमारा जो 90 डिग्री पर हम जो बनाया है, ये पॉइंट जो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जहां पर फॉल करता है लाइट हमारा। ये लाइन हमारा जो डॉटेड लाइन है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। तो इतना दूर तक क्लियर है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ कहता है, जो कि तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड नंबर का जो तुम्हारा लॉज है स्नेल्स लॉ, ये कहता है कि साइन आई बाय साइन आर, यानी कि साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, ये तुम्हारा कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है, तो n/1 मतलब लाइट किस मीडियम में गया, अरे किस मीडियम में गया लाइट तुम्हारा, तो लाइट तुम्हारा सेकंड मीडियम में गया ना, अरे बोलो हाँ कि नहीं, सेकंड मीडियम में ना लाइट गया, तो सेकंड मीडियम में लाइट गया है, कहां से आया, 1 से आया है, तो यहाँ लिखेंगे मीडियम 2 और फिर बाद में 1 लिखेंगे। ये होता है तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम लिख सकते हैं n2/n1 लिख सकते हैं। n2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 होता है। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही पढ़ रहे हैं मीडियम का, तो ये होता है n=c/v होता है, यानी कि जो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट होता है इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बोलते हैं, ठीक है, यानी ये दोनों का रेशियो होता है। तो c का वैल्यू वही हो गया, v वही है तुम्हारा। c के बारे में बात करें तो c का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन में वैसे दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है, इससे ज्यादा कोई और ज्यादा स्पीड का अभी तक कोई भी चीज नहीं देखा गया है, ठीक है। सॉरी, अब आगे देखो, तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, v से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जिस भी मीडियम में लाइट तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है वो एयर में जाने वाला जो लाइट का स्पीड होता है उससे हमेशा कम होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है v के कंपैरिजन में। सो c ज्यादा है v कम है, c ज्यादा है v कम है। ये कुछ ऐसा है क्या, c का वैल्यू मान लो 3 लिए और v का वैल्यू मान लो 2 लिए, तो क्या आ गया 1.5 आया, तो यानी 1.5 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का। इस बात को दिमाग में कान में बिल्कुल अच्छे से बता लो,
बिल्कुल नहीं भूलना कि n का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। अब ये तुम्हारा एक प्योर नंबर होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये भी तुम्हारा मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, दोनों एक दूसरे को कट 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 कैंसिल कर देगा और ये तुम्हारा नो यूनिट होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आओ जल्दी से देखते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बारे में बात होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक का दूसरे के साथ आपस में जब बोलचाल होती है, यानी कि आस वाले का मतलब घर वाले का पड़ोस वाले के साथ, बस वैसा समझो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो होता है उसको लिखते हैं n21। 2 का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, 2 का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये तुम्हारा n21 होगा। यानी 1 के हिसाब से बताओ भाई 2 का कितना है, 1 के हिसाब से बताओ तुम्हारा क्या रेट है, तुम्हारे हिसाब से बताओ तुम्हारा क्या भाव है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर निकालना होता है। और ऐसे ही अगर n12 बोले तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जिसका निकाल रहे हैं उसको पहले, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं। और ये इसको और कैसे लिखते हैं, तो n21 लिखा जाता है n2 by n1, और अगर n12 लिखेंगे तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, नीचे में रहेगा। तो n12 हमारा हो गया n1 by n2 हो गया। तो अगर इन दोनों में रिलेशन अगर देखें n21 और n12, तो ये आपस में इनवर्स रिलेशन में आता है, यानी कि n21 तुम्हारा 1 by n12 होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद क्या है कि ये जो तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब ये जो तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, दो टर्म में लिख सकते हैं। एक है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेलोसिटी के टर्म्स में अगर हम लिखें तो क्या होगा, तो ये होता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि अगर n21 इक्वल टू n2 by n1 है तो ये उल्टा हो जाएगा v1 by v2 हो जाएगा। इसी तरह से n तुम्हारा क्या होता है 1 by लैम्डा के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि n21 को लिखेंगे n2 by n1 तो ये लिखा जाएगा लैम्डा 1 by लैम्डा 2 लिखा जाएगा। यानी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो उस केस में तुम्हारा लाइट का स्पीड घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा लाइट का स्पीड घटेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घटता है तो लाइट का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, ऐसा होगा। तो n बढ़ा तो b घटा, n घटा तो b बढ़ा। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि अगर मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है फॉर अ गिवन लाइट, तो वो गिवन लाइट का लैम्डा घट जाएगा। इसी तरह से अगर n का वैल्यू घटता है तो लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक ये भी देख लो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। यहाँ पर लैम्डा इसलिए आया बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है, लाइट को दो फॉर्म मान के चलते, दो उसका रूप होता है, एक होता है उसका पार्टिकल और एक होता है वेव। वेव मतलब साउंड की तरह, साउंड की तरह जो हमने 9 में पढ़े थे हम लोग क्लास 9 में, तो साउंड क्या होता है हमारा वेव होता है। तो वैसे ही लाइट को एक वेव मान के चलते हैं और साथ ही साथ उसे पार्टिकल भी मान के चलते हैं। तो वेव है तो उसमें लैम्डा तो आएगा ही, वेवलेंथ तो आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा तुम्हारा जो होता है एक कंप्लीट वेव में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल हमारा, उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, याद रहेगा। तो v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये हमारा एक अनदर फॉर्मूला है जो कि वेव से ही निकल कर आता है। यहाँ पर f होता है फ्रीक्वेंसी, v होता है स्पीड, लैम्डा होता है वेवलेंथ। इस केस में अगर देखें तो v हमारा लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। बोलो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा लाइट होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम। ये मीडियम में चेंज करने के बाद अगर एक मीडियम जैसे वाटर ले लो, वाटर से तुम्हारे किस में गया, ग्लास में, या फिर तुम ऐसा करो ग्लास से लेकर तुम किसी टर्पेंटाइल ऑयल या सिंपल ऑयल में तुम लेकर जा रहे हो, तो क्या होगा, वो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है लाइट तुम्हारा, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो तुम्हारा सोर्स पर डिपेंड करता है, यानी कहाँ से लाइट आ रहा था, सन से आ रहा था, एक बल्ब से आ रहा था, हेलोजन से आ रहा था, गाड़ी का हेडलाइट से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था लाइट, उस पर डिपेंड करेगा। लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो तुम्हारा मीडियम चेंज होने पर अपना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा हो गया v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ तो मेरा कांस्टेंट, तो v क्या होगा, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। v क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा था तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर v बढ़ाएंगे तो लैम्डा भी बढ़ेगा। यानी कि अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी घटा रहे हो तो लैम्डा भी घट जाएगा।
अब यहाँ पर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तुम्हारे एक अलग से ये बनाया गया है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको हम दिखाएंगे भी, अभी पहले इसको जल्दी से याद कर लो। अरे ये क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि ये VIBGYOR ये रेनबो का है। रेनबो का कलर, रेनबो में 7 कलर होता है, एक व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है। जब उसको प्रिज्म से पास करते हैं ये कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही वाला चीज है, V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज करता है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज करता है। ये लगभग 400 नैनोमीटर होता है, ये लगभग तुम्हारा 600 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा अगर इंक्रीज कर रहा है तो एन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो एन फॉर दैट कलर, उस कलर के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घट जाएगा। तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, इस बात को अच्छे से बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी यहाँ पर ध्यान रखोगे, क्या है तुम्हारा कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर होता है तुम्हारा तो उसमें एन का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। दो तरह का देखो मीडियम होता है, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है कि बस एक एग्जांपल ऐसा समझो कि मान लो एक रास्ता है और रास्ते में बहुत भीड़ है, क्या है तुम्हारा, बहुत भीड़ है, तो वो तुम्हारा कहलाएगा डेंसर मीडियम। और एक ऐसा रास्ता समझो जो कि पूरा खाली है या फिर थोड़े बहुत लोग हैं, तो वो तुम्हारा कहलाएगा रेयर मीडियम। डेंसर मतलब भरा हुआ, रेयर मतलब थोड़ा खाली खाली। तो डेंसर में जो लाइट होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है और रेयर में लाइट जो होता है बहुत स्पीड से साए करके भागता है। ठीक है, यानी कि डेंसर में तुम्हारा क्या हो गया, वो तुम्हारा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रेयर में तुम्हारा क्या होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर क्या है कि डायमंड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जितना भी तुम्हारा मटेरियल है जिसमें लाइट पास करता है, तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तुम्हारा किसमें होता है, डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 2.42 के बराबर होता है, इसको याद रखना। अब आगे क्या है कि जब लाइट तुम्हारा अलग अलग मीडियम से गुजर कर जाता है, तो अगर लाइट पहला तुम्हारा डेंसर से रेयर में जाता है, डेंसर मीडियम से कहा जाता है, रेयर मीडियम में जाता है, और दूसरा है तुम्हारा कि जब लाइट तुम्हारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है। तो दो तरह का मीडियम मैंने बता दिया, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। तो बताओ तो जरा डेंसर क्या होता है। डेंसर वो होता है कि वैसा सड़क जहां पर बहुत भीड़ है, यानी कि वहां पर गाड़ी चलाना थोड़ा हमारे लिए असुविधा वाला काम होगा, मतलब थोड़ा स्पीड स्लो करके जाना पड़ेगा हमें। अगर ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो किसी ना किसी को तो हम एक्सीडेंट कर दें। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर तुम्हारा डेंसर मीडियम है तो वहां पर स्पीड जो होता है लाइट का स्लो हो जाता है, और अगर रेयर मीडियम है वहां पर स्पीड जो होता है लाइट का एकदम तेज हो जाता है। तो डेंसर मीडियम यानी कि स्पीड कम, रेयर मीडियम स्पीड यानी कि ज्यादा। तो डेंसर से रेयर मीडियम में तुम्हारा लाइट जा रहा है, तो देखो क्या होगा। तो जब लाइट तुम्हारा डेंसर से रेयर में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो रेयर में स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। ये लाइन हमारा क्या है, ये लाइन हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल आई से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल आई से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आई का वैल्यू साइन आर से छोटा होगा, तो अगर हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो साइन आई बाई साइन आर यहाँ बच जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो देखो स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो n2 बाई n1 होता है। इसे हम लिख सकते हैं कि ये वाला चीज को n2 बाई n1 लेस देन 1। तो n1 को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, 1 से मल्टीप्लाई होकर n1 हो जाएगा, तो n2 लेस देन कितना हो गया, n1 हो गया। तो क्या इतना दूर तक तुमको अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो यहाँ पर कि क्या है कि जब तुम्हारा लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो तुम्हारा क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हो जाता है। नॉर्मल से क्या होता है, अरे देखो यहाँ पर लाइट ऐसे जाने वाला था ना, अगर मान लो एक ही मीडियम में रहता तो सीधा निकल जाता, लेकिन ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, डेंसर से रेयर में है, तो लाइट बेंड कर जा रहा है, नॉर्मल से दूर भाग जा रहा है। तो आर तो बड़ा हो जाएगा ना रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल आई छोटा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर साइन आई का वैल्यू साइन आर से छोटा, साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, इसको नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 से छोटा हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर तो n2 बाई n1 होता है स्नेल्स लॉ से। n2 क्यों, n2 ये वाला मीडियम है ना, सेकंड मीडियम में गया, n1 फर्स्ट मीडियम, जहां पर लाइट गया और जहां से आया तो n2 यानी कि जहां पर लाइट गया, n1 जहां से लाइट आया, तो n2 बाई n1 यहाँ पर लेते हैं।
तो ये तुम्हारा N2 N1 से छोटा हो जाएगा, यानी N2 जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और N1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यही चीज तो मैं तुम्हें शुरू में ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा रेडियर में जाएगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा है कि लाइट रे तुम्हारा जब रेडियर से डेंसर में जाता है तो वो सीधा जाने की वजह नॉर्मल की साइड बेंड कर जाता है। कहाँ बेंड करता है? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। यहाँ पर एंगल आई का वैल्यू एंगल आर से ज्यादा होता है, तो साइन आई का वैल्यू साइन आर से ज्यादा, तो यहाँ पर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? स्नेल्स लॉ से N2 बाय N1 होता है, इसे साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे तो यहाँ पर N2 बाय N1 आ जाएगा 1 से बड़ा, तो इसको उधर लेके जाओगे तो N2 का वैल्यू N1 से बड़ा आया। तो N2 डेंसर, N1 रेयर, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ये बात हमने प्रूव कर ली। N1 यानी कि रेयर, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये बात भी हमने प्रूव कर ली। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगा, जैसे ही इसमें जा रहा है लाइट का स्पीड क्या हो रहा है? तुम्हारा घट रहा है। चलो अब हम लोग इसे देखते हैं, ये क्या है? When light falls normally to the interface separating two media, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? अगर दो मीडियम है उसको सेपरेट करने वाला जो लाइन है उसको इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया बोल रहे हैं। अब उस पे अगर लाइट नॉर्मली अगर फॉल करता है, यानी कि ऐसे अगर गिरता है, नॉर्मली अगर फॉल करता है, तो उस केस में तुम्हारा क्या होता है? तो देखो जब नॉर्मली गिरेगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा वो थोड़ा सा नोटिस करो। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कैसे लेते थे? इस तरह से लेते थे, ये मेरा नॉर्मल हो गया और ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया। तो अभी तो इंसिडेंट रे पूरी तरह से एकदम ऐसा आ चुका है, तो यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी नहीं होगा, एंगल आई क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो एंगल आई अगर 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इस तरह से यहाँ पर एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट तुम्हारा बिना कहीं इधर उधर मुड़े डेविएट किए वो सीधा नीचे चला जाएगा। तो नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, लाइट गोज अनडेविएटेड, वो सीधा नीचे निकल जाएगा। एंगल आई एंगल आर आपस में 0 डिग्री होता है, इसको याद रखना। जब तुम्हारा नॉर्मली फॉल करता है लाइट तुम्हारा किसी भी सेपरेटिंग टू मीडिया पर, वो तुम्हारा 0 डिग्री बताता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि इज स्पीड चेंज, क्या स्पीड तुम्हारा यहाँ पर बदल गया, चेंज हुआ या ना हुआ? तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि लाइट तो तुम्हारा एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल किया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। रिफ्रैक्शन भले ही नहीं हुआ है, लेकिन लाइट तुम्हारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हुआ है, और हमें पता है कि एक मीडियम में लाइट का स्पीड दूसरे मीडियम से कम ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि लाइट का स्पीड चेंज तो होगा ही, इट विल चेंज होगा। अब चेंज होगा ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो ये रिफ्रैक्शन पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं लेंस फॉर्मूला पर। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? ये है 1/f = 1/v - 1/u। तो देखो मिरर्स में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा याद करो तो। मिरर्स में हमने पढ़ा था यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है? लेंस में यहाँ माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 1/f = 1/v - 1/u है। यहाँ पर f फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, सेम टू सेम जो वहां पर था। तो यहाँ पर कुछ इस रे डायग्राम से समझो। ये मेरा है किस टाइप का लेंस, किस टाइप का लेंस, थोड़ा इसको पहचानो। तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस दोनों साइड से क्या होता है? दोनों साइड से कर्व होता है। यहाँ पर क्या है कि नैरो जो तुम्हारा कॉर्नर पार्ट होता है वहां पर पतला होता है, और बीच वाला पार्ट मिडिल पार्ट जो होता है थोड़ा मोटा होता है, ठीक होता है। तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हमारा इधर बना, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले में भी तुमको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो u, v और f का वैल्यू तुम्हें क्या रखना है? साइन के साथ में रखना है। तो साइन हमारा ये है तुम्हारे पास साइन, ये तुम्हारा साइन है। इसी साइन को तुम्हें याद रखना है, जो तुमने मिरर में साइन याद किया था उससे थोड़ा सा अलग होगा तुम्हारा लेंस में साइन, ठीक है। तो इसको करेंगे, इसको देखते रहो। उसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। लेंस क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, कितना बड़ा इमेज बनाता है, कितना छोटा बनाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है कि मैग्निफिकेशन जो होता है HI/HO होता है, जो कि मैंने पहले ही क्लियर करके रखा हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है। ये तुम्हारा मिरर में भी लगता है और लेंस में भी लगता है, दोनों में लगता है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि जो हर जगह काम आता है। जैसे कि तुम्हारा आलू हो गया, घर में आलू एक ऐसा सामान होता है जो कि हर सब्जी में डलता है। तो उसी तरह से ये भी तुम्हारा एक मैग्निफिकेशन का ऐसा फॉर्मूला है जो कि तुम्हारा मिरर में भी लगता है और लेंस में भी लगता है।
HI/HO यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये बात पता है। यू और वी के टर्म्स में लिखते हैं तो ये हमारा V/U होता है। इसको ध्यान से अच्छे से याद करना, क्योंकि मिरर के केस में यहाँ पर क्या था कि ये तुम्हारा माइनस आ गया था साइन में। मिरर केस में यहाँ पर बस एक नेगेटिव साइन आया था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन गायब हो गया। तो क्या क्या याद करोगे? मिरर में मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन, लेंस में लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आया था ना। इसी तरह से मैग्निफिकेशन मिरर में नेगेटिव साइन, मैग्निफिकेशन लेंस में पॉजिटिव साइन, यानी मैग्निफिकेशन में मिरर का उल्टा और फॉर्मूला में लेंस फॉर्मूला में क्या होगा? मिरर का उल्टा होगा। वहां पर पॉजिटिव था नेगेटिव, फिर मिरर या मैग्निफिकेशन में वहां पर नेगेटिव था तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, चलो इतना समझ में आया। तो यहाँ पर भी u और v का जो वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे साइन के साथ पुट करेंगे। अब यहाँ पर साइन को देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा साइन है। तो साइन यहाँ पर देखो, पहला तुम्हारा लेंस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप का लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है कुछ इस टाइप का, कॉनकेव लेंस होता है कुछ इस टाइप का। अब यहाँ पर ये क्या बताने वाला हूं मैं? तो यहाँ पर तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारा लेंस होता है उसमें फोकस पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें देखो लेफ्ट साइड में दो फोकस होता है और राइट साइड में दो फोकस होता है। एक F1 इसको 2F1 लिखते हैं, F2 और इधर 2F2 लिखते हैं। एक फोकस, इसका डबल को 2F1 और इसका डबल को 2F2 बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, क्योंकि देखो इधर से भी एक स्फेरिकल पार्ट है, इधर से भी एक स्फेरिकल पार्ट है, दो होगा ना, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो फोकस। सेम चीज यहाँ पर भी होता है, इधर से भी एक स्फेरिकल पार्ट, इधर से भी। तो F1 2F1, F2 और 2F2 दोनों साइड तुम्हारा आता है। तो इसमें कौन सा फोकस तुम लोगे, किसको तुम मान के चलोगे कि ये मेरा लेंस का फोकस है? तो उसके लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि लाइट किधर से आया? लेफ्ट से आ रहा है। हमेशा हम लोग कैसे लेके चल रहे हैं? लेफ्ट से लाइट को लेके चल रहे हैं। लाइट रे हमारा जो है लेफ्ट साइड से आ रहा है। अरे है ना, लेफ्ट साइड से उड़ते हुए आ रहा है तुम्हारा। तो लेफ्ट साइड से लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि मोड़ रहा है अंदर की ओर। क्या कर रहा है? मोड़ रहा है अंदर की ओर। तो जो मोड़ रहा है, जिस पॉइंट से पास करता है, इसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पॉइंट राइट साइड में आता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस में अगर देखें, तो अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर ले रहे हैं तो ये तुम्हारा डाइवर्ज होता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्ज हो रहा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसे हम देखो ये डाइवर्ज तो कर गया, अब लाइट तो कहीं कटेगा नहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे। अरे नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़ते हुए चला गया। मतलब एक ऐसा पटरी जिसमें से ट्रेन ही बाहर निकल गया, लो तो वो क्या होगा? पटरी पर तो आया नहीं, तो इसका मतलब पटरी पर चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको डॉट 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 करके पीछे लेंगे और जहां पर वो मीट करेगा वो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस पॉइंट हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस में तुम्हारा फोकस पॉइंट क्या होता है? लेफ्ट की साइड होता है। इतना बात याद रहेगा। अब उसके बाद ये जो तुम्हारा साइन है ना, वो भी अपने आप याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, कॉनकेव लेफ्ट लेफ्ट नेगेटिव, कॉन्वेक्स राइट राइट पॉजिटिव, यू का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। भी क्या होता है? कॉनकेव में हमेशा इमेज इधर बनता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स में क्या होता है? इमेज राइट में भी बनता है लेफ्ट में भी बनता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा। नेगेटिव कब आता है? यहाँ पर एक केस में आता है F1 और O के बीच में। क्या हमने वहां पर जो मिरर का केस देखा था उसमें भी कुछ ऐसा ही केस आया था? F और O के बीच में तुम्हारा जो बन रहा था वहां पर पॉजिटिव आ रहा था ना, वो कॉनकेव में था। ये कॉन्वेक्स में उल्टा चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। फिर M के बारे में बात करें तो कॉनकेव में पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा मतलब कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा। यानी कि अगर छोटा इमेज बनता है तो M का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। और ये तुम्हारा कॉनकेव है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो M का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। M यहाँ 1 से बड़ा, 1 के इक्वल, 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो M 1 से बड़ा, 1 के इक्वल, 1 से छोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने मिरर में बता चुका है। जो मिरर में तुम्हें मैंने बताया है वो सेम टू सेम वही चीज तुम्हें यहाँ पर भी ध्यान रखना है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा तो M का वैल्यू 1 से बड़ा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल तो M का वैल्यू 1 के इक्वल, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा तो M का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। तो साइन अच्छे से क्लियर है? बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ इमेज के बारे में। अब हमने सब कुछ तो निकाल लिया, V निकाल लिया, U निकाल लिया, F निकाल लिया। अब मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि आखिर जो तुम्हारा इमेज बना है वो किस नेचर का है? रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है,
मतलब रियल इन्वर्टेड पूरा कंबाइन आता है, वर्चुअल इरेक्ट कंबाइन आता है, तो दोनों में से कौन तुम्हारा होगा उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो m का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, b का वैल्यू नेगेटिव है, इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। m अगर नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा साइन उल्टा है, अलग अलग है। तो एक श्योर टेस्ट में बता रहा हूँ कि कैसे तुम पता करोगे नेचर ऑफ इमेज, चाहे वो मिरर हो सॉरी चाहे वो मिरर हो चाहे तुम्हारा वो लेंस हो, उन दोनों में कैसे पता करोगे। तो अगर श्योर टेस्ट फॉर नेचर ऑफ इमेज के लिए अगर देखें तो तुम्हें m का साइन देखना है। तो m का साइन अगर याद करोगे, पॉजिटिव उसमें भी पॉजिटिव तो वहां वर्चुअल इरेक्ट, m नेगेटिव उसमें भी नेगेटिव, मिरर में भी, तो वहां पर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो v का वैल्यू को छोड़ के भी हम m से कंफर्म पता कर सकते हैं, m पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट, m नेगेटिव तो रियल और इन्वर्टेड होगा। अब लास्ट हम लोग पावर ऑफ लेंसेज को समझते हैं। ये क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है कि हाउ मच अ लेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द रेज फॉलिंग ऑन इट, यानी कि कोई भी एक लेंस है उसमें जो रेज फॉल कर रहा है वो कितना रेज को डाइवर्ज कर रहा है, कितना रेज को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, डाइवर्ज करने मतलब है कि रेज ऐसा आएगा स्मू और ऐसे डाइवर्ज कर दिया, तो कितना डाइवर्ज कर पा रहा है वो तुम्हारा कॉनकेव लेंस ही करता है। फिर कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो रेज को कन्वर्ज करता है, ऐसे आता है रेज और ऐसे कन्वर्ज हो जाता है। तो कितना कन्वर्ट कर रहा है, कितना बेंड कर पा रहा है, कितना उसको मोड़ पा रहा है, उसको हम वो निकालते हैं पावर ऑफ लेंस कहते हैं, उसे पावर ऑफ लेंस से पता करते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकस होता है, और फोकस हम मीटर में लेते हैं। अगर मान लो सेंटीमीटर में लें तो ऊपर में 100 आ जाएगा, क्योंकि मीटर में है ना, जनरली सेंटीमीटर में होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए ये 100 से डिवाइड होता है, तो 100 ऊपर चला जाता है। तो पावर अगर तुम्हें सेंटीमीटर में अगर फोकस लेकर निकालना है तो 100 बाय f कर लेना, नहीं तो फोकस जो भी दिया रहेगा उसको पहले मीटर में चेंज कर लेना एंड देन फिर 1 बाय f कर लेना, तुम्हारा आ जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है, पर मीटर होगा, या फिर इसका डायोप्टर d से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास ना दो तरह का लेंस होता है, कितना तरह का, दो तरह का, हाँ बिल्कुल याद है मुझे कि दो तरह का लेंस होता है। कौन कौन होता है दो तरह का लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स और एक क्या होता है, एक कॉनकेव होता है। बहुत बढ़िया, मेरे पास तो दो तरह का लेंस है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका फोकस तुम्हारा पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस जो होता है उसका फोकस तुम्हारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है बच्चों। ठीक है, तो फोकस पॉजिटिव है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और फोकस अगर नेगेटिव है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अरे पुट करोगे ना वहां पर, जैसा को तैसा, जैसा वहां पर है वैसा उसका रिजल्ट निकलेगा, जैसा वहां पर करोगे, जैसा वहां पुट करोगे वैसा ही तो रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए फोकस अगर पॉजिटिव पुट किए तो पावर तुम्हारा पॉजिटिव निकलेगा, और फोकस अगर नेगेटिव पुट किए तो पावर तुम्हारा नेगेटिव निकलेगा। ये हो गया पावर एक लेंस का। अब यहाँ पर मान लो दो या दो लेंस आपस में कंबाइन कर लिए, कांटेक्ट में लेकर आ गए, तो जब दो लेंस कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो उसका पहले पर्पस क्या होता है वो तो जान लो। तो पर्पस होता है कि अगर मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है या इमेज को शार्प लेकर आना है, मतलब एकदम धुंधला मान लो इमेज दिख रहा है, ठीक है, तो एकदम मस्त चमकता हुआ इमेज चाहिए, एकदम चमकता हुआ, एकदम सॉलिड लगे देखने में, तो वो तुम्हारा इमेज अगर चाहिए है, मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करना चाहते हो, एकदम बड़ा बड़ा देखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस लेंसेज को कंबाइन करना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर्स होता है ना, कौन से डॉक्टर्स, अरे आई वाले डॉक्टर, तो आई वाले जो डॉक्टर होते हैं जहां पर चश्मा, सॉरी चश्मा नहीं, मतलब जब आंख दिखाने जाते हो तो चश्मा तो लगता है आंख हमारा, अगर चश्मा लग रहा है तो उस केस में तुम्हारा वहां देखा जाता है कि लेंसेज क्या क्या लगा सकते हैं, किसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं वहां पर, और उस तरह से वो अपना सजेशन देता है कि हाँ आपको ये सब करना पड़ेगा। तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तुम्हारा हो गया, इससे हेल्प मिलता है। तो कॉम्बिनेशन लेंसेज में अगर हमको फोकल लेंथ निकालना है, पावर निकालना है, क्योंकि पावर का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है तुम्हारा, डॉक्टर लोग पावर को ही ज्यादातर देखते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अगर मान लो दो तो मेरे पास है, दो लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो यहाँ पर जो नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकलेगा, इक्विवेलेंट यानी कि उन दोनों को कंबाइन करके एक लेंस, उन दोनों कंबाइन करके एक लेंस, इक्विवेलेंट जैसे हम लोग किसमें पढ़ते थे, सीरीज और कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल वाला जो हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते थे, वही सेम टू सेम यहाँ लगाना है। तो 1/f जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होता है, कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तुम्हारा इन दोनों का निकलता है। ठीक है, अगर पावर निकालेंगे तो 1/f P1 1/f2 P2 हो जाएगा, और 1/f2 क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। ये नेट पावर दो लेंसेज को जोड़कर, दोनों का पावर को जोड़कर हम लोग निकाल लेते हैं, पावर हो गया। अगर मान लो n लेंसेज हुआ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, पूरा n मतलब 10 20 50 100 1000 2000 जितना भी लेंस हुआ, तो उन सभी का अगर तुमको
फोकस, अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है तो आपको 1 वैप 1 वैप 1 1 वैप 2 1 वैप 3 1 वैप करके निकाल लोगे। और पावर निकालना है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे डॉट डॉट करके Pn तक निकाल लोगे। तो ये तुम्हारा था पावर ऑफ लेंसेज कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों ने सारा अच्छे से पूरा रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन गेम। तो क्वेश्चन गेम अब स्टार्ट हो रहा है। ओके चलो, तो कॉन्केव मिरर के क्वेश्चन से करते हैं श्री गणेश। क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं, आओ साथ में मिलकर पढ़ते हैं। A student wants to obtain an erect image। एक स्टूडेंट क्या चाह रहा है? एक चाह रहा है कि erect image बनाए of an object using a concave mirror of 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यानी कि f का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ का वैल्यू होता है तुम्हारा नेगेटिव में। What will be the distance of the object from the mirror? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा मिरर से कितना दूर होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सब आंसर जो हमारा 10 के टर्म्स में ही देना है, 10 और 20 के टर्म्स में। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये समझते हैं कि कॉन्केव मिरर हमारा कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको बनाते हैं, ये मेरा पोल होता है, ये मेरा फोकस होता है और ये मेरा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमारा कितना 10 है, तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, होगा ना? 10 का डबल होगा 22f, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या करना है? इरेक्ट इमेज बनाना है। तो कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज बस एक ही स्पेशल केसेस है जिसमें तुम्हारा बनता है, वो तुम्हारा क्या है कि जब हम लोग F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब तुम्हारा कैसा बनता है? इरेक्ट इमेज बनता है। और वो कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो F और P के बीच में बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये कितना होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुम्हारा पोल से कितना होगा, मिरर से कितना होगा? तो ये तो 10 के बराबर तो होगा नहीं, F के बराबर तो होगा नहीं, F से तो कम होगा। F से कम होगा यानी कि 10 से कम होगा। तो लेस देन 10 सेंटीमीटर हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए बन गया, ए ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा करने की कोशिश करोगे, मैं भी साथ साथ करते जा रहा हूं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए में जो स्पीड ऑफ लाइट है v है, एंड इन मीडियम b इज vb, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? तो b का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो देखो b का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा, पहला जो आया है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखेंगे। अब NB/NA है और इसको स्पीड के टर्म्स में लिखना है। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली यानी कि n बड़ा v छोटा, n छोटा v बड़ा। तो यहाँ पर जब हम उसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? NB ऊपर है तो VB नीचे होगा, NA नीचे है तो VA क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन में पूरा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी जो ये दिया हुआ है इसका जस्ट उल्टा ले लेना तुम्हें, बाकी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर NB/NA तुम्हारा VA/VB आ गया और हमें ये चीज फाइंड करना था, और ये हमारा वेलोसिटी के टर्म में तो कितना आ गया? VA/VB। तो इसका ऑप्शन में तुम्हारा क्या है? ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो और इस तरह का क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा। देखो ये थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं देखकर बिल्कुल भी डर जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं। तो इसमें क्या करना है? डरना नहीं है। अगर तुम्हें एमसीक्यू बहुत बड़ा दिख रहा है तो एक काम कर सकते हो कि अगर तुमको थोड़ा सा इससे घबराहट हो रहा है तो इसको लास्ट में करना, और अगर नहीं हो रहा है शांति मन से इसको पढ़ना, एकदम अच्छे से बनेगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। आओ यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। बस बड़ा दिख रहा है लेकिन इसको सॉल्यूशन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ध्यान से देखना। A student focus the image of a distant object। बहुत दूर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब होता है बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक फोकस करता है यूजिंग अ डिवाइस X, एक X डिवाइस का यूज करके उसको फोकस कर रहा है। ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, क्या चीज पर? व्हाइट स्क्रीन पर S, ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर वो क्या कर रहा है? एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करके यहाँ पर लेकर आ रहा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डिवाइस, डिवाइस से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस। ठीक है, तो इस डिवाइस से रिलेटेड में तुम्हें यहाँ पर स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। द डिवाइस एक्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस, फिर कॉन्केव मिरर,
फिर कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर बात हो रहा है मिरर और लेंस का। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि मिरर में क्या लाइट पास हो जाता है? मिरर में लाइट पास तो नहीं हो पाता है, लेंसेस में पास होता है। इसका मतलब है कि ये जो कॉनकेव मिरर वाला है ये तो नहीं होगा, फिर ये कॉनकेव मिरर वाला है ये भी नहीं होगा। तो इसको चेक ही नहीं करना है, क्यों इसमें ज्यादा दिमाग हम लगाएं? तो आसान हुआ ना थोड़ा। अब आते हैं आगे। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन कॉन्वेक्स लेंस का ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। बस देखना है ये फोकल लेंथ 20 और फोकल लेंथ 40 में से कौन सा होगा। तो हमें पता है कि जब भी तुम्हारा कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो यहां पर हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब बहुत दूर से रेज आता है, एकदम दूर से, मतलब समझ जाओ कि यहाँ से दिल्ली से एकदम एक आ रहा है तुम्हारा रेज, तो दिल्ली से अगर रेज आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, जब इस लेंस से टकराएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज होता है। कौन सा पॉइंट पर कन्वर्ज होता है? फोकस पे कन्वर्ज होता है। बात समझ आई? कहां पर कन्वर्ज होता है? फोकस पे। तो ये जो फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये मेरा कहलाएगा फोकल लेंथ कहलाएगा। तो क्या आप तुम्हें यहाँ पर आंसर मिल रहा है? क्या आंसर तुम्हें यहाँ से क्लियर हो रहा है? ये मेरा एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है रेज को, कहां पर? स्क्रीन पर लेकर आ रहा है। स्क्रीन पर देखो कट रहा है, अगर कट रहा है इसका मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा हमारा? फोकस पॉइंट हो जाएगा। फोकस पॉइंट का लेंस से जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। तो कितना है? 40 सेंटीमीटर। कहां पर दिया हुआ है? ये नीचे दिया हुआ है लास्ट वाला ऑप्शन। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। देखा ना कितना आसान था। बस थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, जो भी ऊपर में लिखा हुआ था कहानी मात्र था, कुछ कुछ बस पार्ट उसका तुम्हारा इंपॉर्टेंट था जो कि हमें यहाँ पर जरूरत हो सकता था। बाकी सारा चीज तो बस लिखने के लिए, बस पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो बड़े क्वेश्चन को एकदम सावधानी से ध्यान से करना होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A student wants to project the image of a candle flame on a screen. स्क्रीन पर उसको चाहिए 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर से 90 सेंटीमीटर रखा गया है। कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। पोल से हम लोग जो फ्लेम है उसको 15 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं। A student wants to project the image of a candle flame on a screen. कैंडल फ्लेम को स्क्रीन के सामने उसको रखना है, सॉरी, कैंडल फ्लेम को क्या करना है? स्क्रीन पर उतारना है उसका इमेज को 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एक मिरर है, ये एक्स मिरर ले लो, तो मिरर के सामने तुम्हारा 90 सेंटीमीटर पर जो है एक स्क्रीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक स्क्रीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये पोल से 15 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ पर क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा फ्लेम रखा हुआ है तुम्हारा, ठीक ना, मोमबत्ती मतलब जला हुआ, कैंडल का फ्लेम जला हुआ है। तो इसका जो इमेज है उसको स्क्रीन पर लेकर आना है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। तो कौन सा टाइप का मिरर ये यूज कर रहा है वो हमें बताना है। तो बताओ जरा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड तुम्हारा इमेज बन रहा है, यानी कि ये पक्का तुम्हारा क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो राइट साइड बनता है, ये तो लेफ्ट साइड बना रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो पहला क्या हो जाएगा? सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। ये हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट लिखोगे कॉनकेव मिरर होगा। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि छोटा एम निकालना है। छोटा एम कैसे निकलेगा बच्चों? छोटा एम यहाँ पर यू और वी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। यू होता है कि मिरर से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा गया, वो तो दिया हुआ है। वी होता है कि मिरर से कितना दूर पर इमेज बन रहा है, वो भी दिया हुआ है, क्योंकि बोला ना कि स्क्रीन पर इमेज बन रहा है। अरे हाँ, स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, ये तो बोल रहा है कि इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर के सामने 90 सेंटीमीटर पर इमेज तुम्हारा बन रहा है। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एकदम बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें है, बहुत सारी चीजें इसमें निकालनी है, मतलब मजे से निकालो आराम से। तो यहाँ पर u का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा? यहाँ पर u अगर देखोगे तो -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों सर? माइनस क्यों? माइनस इसलिए लेना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में, और ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट साइड में रहता है तो उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इमेज भी देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड ही बनेगा, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस यानी कि v भी लेंगे हम लोग क्या? -90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? ये क्या है? मिरर है ना। मिरर के केस में क्या होता था मैग्निफिकेशन का?
मिरर 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 कैसे माइनस होता है, हाँ माइनस होता है, माइनस वी बाई यू होता है, माइनस वी बाई यू होता है। यहाँ पर मिरर्स फॉर्मूला में बीच में प्लस होता है, वन बाई वी प्लस वन बाई यू। मैग्निफिकेशन में माइनस होता है, लेंस में क्या होता है, मिरर फॉर्मूला में माइनस और मैग्निफिकेशन में प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो माइनस v का वैल्यू है माइनस 90 और u का वैल्यू है माइनस माइनस कितना 15 है हमारा, माइनस से माइनस कट गया, 15 से 6 बार में कट जाता है, ये आ गया माइनस 6। क्या आ गया तुम्हारा, मैग्निफिकेशन माइनस 6 आ गया। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कैंसिल हो जाता है। v का भी u का भी अगर देखोगे दोनों मीटर मीटर में या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रखोगे कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं सी नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ये जो तुम्हारा इमेज है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच डिस्टेंस निकालना है। क्या सस्ता वाला सवाल दिया है, सस्ता वाला सवाल ही ना बोलोगे जब तुम इस तरह का अगर डायग्राम बना लिए हो और तुमसे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो इससे बड़ा मूर्ख वाला सवाल, मतलब सबसे आसान मूर्ख नहीं बोलेंगे, सबसे आसान वाला सवाल क्या हो सकता है तुम्हारा बताओ। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। तो ये तुम्हारा इमेज का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल 90 है, 90 में से 15 घटा दो, 90 माइनस 15, सिंपल सा आ गया कितना 75 सेंटीमीटर। क्या ये सही आ रहा है 75, 10 में 5 गया 5, हाँ 8 में 1 गया 7, ठीक है चलो सही है, 75 सेंटीमीटर तुम्हारा इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। अब डी नंबर में क्या बोला है, बोला है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट द इमेज फॉर्मेशन इन द स्पेस। इमेज फॉर्मेशन को तुम्हें क्या करना है, दिखाना है। अब इमेज फॉर्मेशन को अगर दिखाना है तो तुम्हें यहाँ पर फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, बिना फोकल लेंथ निकाले नहीं होगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर पर रखा तुम्हारा इमेज बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको रे डायग्राम बनाना है, सो दैट द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, जो इमेज बन रहा है उसका बनाना है। डायरेक्ट भी बन सकता है, अगर तुम्हें याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो देखो ध्यान से हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं बिना एफ को निकाले, अगर एफ को निकालना है तो निकाल के बना सकते हो, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट एफ से अंदर रखा गया कि बाहर रखा गया, ठीक है। नहीं तो अगर केसेस याद है तो उससे डायरेक्ट बना सकते हो। तो ये तुम्हारा पोल हो गया है, ये तुम्हारा फोकस हो गया है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। तो देखो इमेज जो है ना पीछे जा रहा है, इमेज कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, कुछ याद हो तो, ऐसा ऐसा करके P, ये तुम्हारा होता है F, ये तुम्हारा होता है C। यहाँ पर 1 नंबर पर रखते थे, इमेज यहाँ बनता था, 2 नंबर पर रखते थे, इमेज यहाँ बनता था, 3 नंबर पर रखते थे, इमेज यहाँ बनता था, 4 नंबर पर रखते थे, इमेज यहाँ बनता था, 5 नंबर पर रखते थे, इमेज यहाँ बनता था एकदम दूर में, 6 नंबर पर रखते थे, इमेज एकदम इधर पीछे बनता था। क्या ये याद है तुम्हें, बिल्कुल याद है ना अच्छे से। तो 4 नंबर पे यहाँ रख रहे हैं, इमेज यहाँ बन रहा है, यानी पीछे बन रहा है ना, किधर बन रहा है, पीछे बन रहा है ना। तो इसको स्क्रीन पर तो हम लगा सकते हैं, यानी कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, रखना है। तो ये सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिए। चलो अब इसका इमेज बनाना है, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन अच्छा खींचना है, हो गया। तो एक रह जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजार दिए, फोकस से लेके चले गए हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक तुम्हारा लाइट गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से गुजर जाएगा, फोकस से निकलेगा। दूसरा किधर से लेके जाएंगे, तो फोकस से ही लेकर चले जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा। तो ये तुम्हारा जहां पर कट किया है इसको हम ए भी ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश। तो ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बस बन गया। तो ये हमारा रे डायग्राम और बाकी सारा आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो कलर ऑफ लाइट बताना है जिसके लिए तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का वो मिनिमम होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो मैंने कुछ बताया था तुम्हें, एक विबग्योर करके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसको अगर तुम्हें याद है अच्छे से तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 2024 में आया हुआ है, मैंने बोला था ना कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है, मैं करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा रहा, अब कर सकते हो तो करो, पॉज करो और करो, पीछे रिवाइज करो थोड़ा। नहीं तो फिर देखो यहाँ पर कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, यहाँ पर हमें वो लाइट का कलर बताना है
जिसके लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी अलग अलग कलर के लिए जो एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, ये बात हमने उसमें पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने कि n जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, और जिसका लैम्डा ज्यादा उसके लिए n क्या होगा, उसके लिए n कम होगा। ये बात तो हमने पढ़ा था कि जिसका लैम्डा ज्यादा उसके लिए n तुम्हारा कम होता है, और लैम्डा किसका ज्यादा होता है तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक बताया था कि ट्रिक, इसको याद कर लो, विबग्योर। विबग्योर, अच्छे से बोलो, विबग्योर, ऐसे याद कर लो। तो जो तुम्हारा सबसे लास्ट में होता है उसका लैम्डा ज्यादा होता है, और जो पहले होता है उसका लैम्डा क्या होता है, कम होता है। तो सबसे लास्ट में कौन मिल रहा है तुमको, रेड मिल रहा है। तो यानी कि अगर हमको लैम्डा ज्यादा रखेंगे तो n का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना, बोलो हाँ कि नहीं। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो लैम्डा किसका ज्यादा है, रेड का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, ए फॉर इलाहाबाद। तो ये तुम्हारा करेक्टली बन गया। मजा आया ना क्वेश्चन में। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, बहुत कुछ बोल दिया, 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा माइंड को थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा सा बोलोगे कि माइंड थोड़ा अच्छे से प्यार से एकदम सावधानी से देखो इसको, तो देखो तुम्हारा माइंड ना सब कुछ जवाब देगा, बोलेगा ये क्वेश्चन ना हलवा क्वेश्चन है। हलवा यानी कि मतलब रद्दी वाला क्वेश्चन है, कूड़े के भाव में दिखने वाला क्वेश्चन है, आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ग्लास में तुम्हारा लाइट का स्पीड है, तो हमें बताना वाटर में लाइट का स्पीड, वाटर में बताना है, सिर्फ वाटर में ही बताना है। तो हमने ये पढ़ा है कि n = होता है c/v, क्या होता है, n = c/v होता है। और मैंने बताया था कि c का वैल्यू जो है उसको याद कर लेना, अगर नहीं आता है तो याद कर लेना, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो याद कर लेना। तो ये देखो इसका ना मैं यूज भी नहीं करूंगा, बिना यूज के मैं काम करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमको वाटर में लाइट का स्पीड चाहिए, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 4/3 है, इसको लिखो 4/3। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। तो बस इतना ही काम है। तो n = c/v होता है, हमें v निकालना है। v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है। तो यहाँ पर अगर हम वाटर रखेंगे तो यहाँ पर भी वाटर होगा, तो वाटर का स्पीड क्या होगा, c, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर ये नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो देखो c का जो स्पीड है वो c कितना है हमारा, 3 × 10⁸ है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3 है। तो देखो 3 क्या होगा, अब जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 3 × 3 हो जाएगा, नीचे 4, और इंटू 10 के पावर में क्या आएगा, 8 आएगा। तो 3 × 3 = 9/4 इंटू 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 9/4 इंटू 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड कहाँ पर दिख रहा है, 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो यार मतलब हर किसी का क्या बात है, सारा ऑप्शन ए में ही जा रहा है, बड़ा अजीब बात है, विचित्र बात है। कोई बात नहीं, करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो इसका देखो मैंने यूज भी नहीं किया और बिना यूज के सॉल्व हो गया। अब बोलेंगे कि अगर मैं यूज करता तो यूज करते तो तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाना पड़ता, और वो क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लगेगा, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ना, स्पीड दिया हुआ ना, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है ना। तो यहाँ पर n1/n2 अगर लिखोगे तो इसको v2/v1 लिखोगे ना, तो बस इसी का कॉन्सेप्ट लगाकर तुम इसको बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ऐसा बनाने का, बहुत लंबा जाएगा, तुम इसी तरह से बना देना, ठीक ना, बड़ा आसान है, बन जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो तुम लोग जल्दी से बनाओ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो आओ देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका हाइट 6 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, और उसका फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2013 में आया क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आओ यहाँ पर पहले गिवन में लिखेंगे कि क्या क्या हमारा दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करते हैं हम लोग अपना क्लासेस में। तो ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO लिखते हैं और ये हमारा 6 सेंटीमीटर, इसको हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है ऑफ अ कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है ना, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड आता है तो यानी कि नेगेटिव होगा, माइनस आएगा। कॉन्केव में मिरर हो या लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में मिरर हो या फिर लेंस हो, दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि राइट साइड तुम्हारा उसका फोकस होता है। अब आगे देखते हैं, यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि u दिया हुआ है, u हमेशा माइनस में होता है, -10 सेंटीमीटर। हमें पहले पोजीशन बताना है, पोजीशन का मतलब हो गया v बताना है, क्या बताना है, v बताना है। तो देखो यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/f जो होता है वो 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पर माइनस आता है, बीच में क्या आता है, माइनस आता है। तो 1/f, f की जगह पर रखोगे -5, v निकालना है, u के जगह पर रखोगे -10। अब देखो ये माइनस ना ऊपर चला जाएगा, -1/5 हो गया, ये 1/v। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1/10 हो जाता है, ठीक है अच्छे से। तो ये ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग को v निकालना है, काम करते हैं, इसको उठा के इधर लेके आते हैं। तो -1/5 पहले से था, ये इधर आके क्या होगा, -1/10 इक्वल्स टू 1/v हो गया। अब इन दोनों कैल्सियम लेंगे, देखो दोनों फ्रैक्शन के आगे एक ही साइन है, सिंगल साइन होना चाहिए तभी जाके कैलकुलेशन करना, नहीं सिंगल साइन होगा तो मल्टीप्लाई करके सिंगल बनाना। 5 और 10 कैल्सियम आता है 10, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से एक बार में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस साइन आगे का, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, 10 से 1 बार में कटेगा, 1 1 जा 1, तो ये कितना आ गया 1/v, कितना आ रहा है, चलो इधर देखो। तो यहाँ पर हो रहा है कि 1/v इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 213 होगा, यानी कि -3/10। हमें v निकालना है, ये काम करते हैं, इसको उल्टा करते हैं तो ये भी चीज उल्टा हो जाएगा, ये -10/3 आएगा सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना हो गया, अगर इसको पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट में ये -3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9, 3 3 9 12 में कटेगा, तो v तुम्हारा आ गया -3.33 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 3.33 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस के सामने में तुम्हारा बन रहा है। क्योंकि देखो माइनस आया ना, अगर v का वैल्यू नेगेटिव है यानी कि सामने बन रहा है, v का वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि लेंस के उस पार बन रहा है या मिरर के उस पार बन रहा है। पॉजिटिव आएगा तो उस पार और नेगेटिव आया तो इस पार बनेगा, लेफ्ट की साइड बनेगा, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिखेंगे। तो इमेज बन गया। साइज निकालना है, साइज के लिए मैग्निफिकेशन जरूरी है, बिना मैग्निफिकेशन का नहीं होगा। तो m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज निकालना है यानी hi निकालना है, तो ये क्या होता है, तो देखो लेंस के केस में यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, v/u लेंगे, क्या लेंगे, प्लस v/u लेंगे। तो hi निकालना है, ho हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 रखेंगे। v हमारा कितना है, v कितना है, v ये वाला फ्रैक्शन रखना, पॉइंट वाला मत रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा। v हमारा -10/3 है, u कितना है, u हमारा है -10। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, -10/3, ये 3 नीचे आ जाता है, इंटू -10, तो माइनस से माइनस भी कट गया, 10 से 10 भी कट गया। अब देखो इधर 3 है, हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो 1/3 यहाँ बचा, ये 6 उधर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 6 मल्टीप्लाई में 3 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 2 आ गया। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, चाहिए 2 आ गया हमारा। तो ये हाइट ऑफ इमेज 2 आ गया। फिर हमें नेचर भी बताना है, तो नेचर के लिए तुम यहाँ पर m का यूज कर सकते हो, नेचर के लिए किसका यूज कर सकते हो, m का यूज कर सकते हो। यहाँ पर hi तुम्हारा 2 आया ना, 2/6, ये तो पॉजिटिव आएगा। या फिर तुम v का वैल्यू भी देखो, यहाँ पर -3.33 आया है, तो लेंस के केस में अगर v का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो तुम्हारा कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। या फिर अगर ऐसे भी नहीं याद है तो कॉनकेव लेंस देख लो, कॉनकेव लेंस में क्या होता है तुम्हारा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, बस वो भी याद कर सकते हो। तो नीचे लिखोगे इमेज साइज इज
2 सेंटीमीटर, ये हो गया। एंड इट्स नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर होगा? वर्चुअल होगा और तुम्हारा इरेक्ट होगा। बी का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट होगा। बी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा लेंस के केस में तो वो तुम्हारा क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। एक सिक्योरिटी मिरर है, ठीक है, बड़ा शोरूम है, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिरर लगा हुआ है तुम्हारा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 5 मीटर है। देखो क्या होता है कि मॉल सब में भी जाओगे तो तुम्हारा जो कैश काउंटर होता है वहां पर एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, तुमने देखा होगा। वो तुम्हारा कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पीछे जो तुम्हारा कस्टमर्स है वो कस्टमर्स को हम यहाँ पर अपना बिलिंग कर रहे हैं और पीछे कस्टमर्स मेरा सामान ले रहा है, तो पीछे सामान ले रहा है तो हम पीछे ऐसे मुंडी घुमा के तो नहीं देख सकते बार बार, तो क्या करेंगे हम सीधा वो मिरर में देखेंगे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, वो सामान जेब में डाल रहा है क्या, या फिर बस देख रहा है। तो वो सारा चीज हम मॉनिटर कर सकते हैं उस मिरर को सामने रखकर, कॉन्वेक्स मिरर को सामने रखेंगे, वो वाइड व्यू हमें देता है, बहुत ज्यादा दूर तक हमें देखने का एक पिक्चर देता है, देखने का हमें एक नजरिया देता है, ठीक है। तो वो सारा चीज यहाँ पर हो रहा है कि सिक्योरिटी मिरर है तुम्हारा एक बिग शोरूम में जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है। यहाँ पर हम गिवन में लिख सकते हैं क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर का वैल्यू 5 मीटर है। इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर से 20 मीटर दूर पर वो क्या है तुम्हारा कस्टमर खड़ा है, यानी कि यू के बारे में बात हो रहा है, तो यू तुम्हारे कितना है? -20 मीटर। माइनस में क्यों लेंगे? क्योंकि हमेशा यू का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है। तो पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है। आर पता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ निकालेंगे। एफ होता है r/2, तो r/2 यानी कि 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5 होता है, 2.5 मीटर हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि सिक्योरिटी मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वही तुम्हें वाइड व्यू देता है, वाइड रेंज देता है तुम्हें देखने की, ठीक ना। तो ये तुम्हारा प्लस में होता है तो यहाँ पर प्लस लिख दो। अब क्या निकालना है? v निकालना है। पोजीशन मतलब v होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मिरर्स। मिरर है तो मिरर्स फॉर्मूला लगाओगे भाई, और कुछ तो दूसरा लगाने के लिए तो है ही नहीं। मिरर्स फॉर्मूला, यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, ये कहता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कहता है। तो देखो जो जो चीज पता है ना उसको पुट करते जाओ। f पता है, हाँ। v नहीं पता है, u पता है, हाँ, -20। पॉइंट टाइम ऊपर 10 जाएगा, 5 से 2 टाइम्स है, 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये 2/5 इक्वल्स टू 1/v, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है ये चीज, तो ये 20 आ गया। हमें निकालना है v, तो 20 को क्या करेंगे? उधर लेके जाएंगे, तो ये 2/5, ये इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा। तो कितना है अभी? तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का एल्सियम लें 5 और 20 का, लो इधर ही हम ले लेते हैं, ठीक ना, अच्छा लगेगा। तो 5 और 20 का एल्सियम लेंगे, 20 आ जाएगा। 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 से 4 बार में कटेगा, 4 2 से 8 आ गया, ओके। 20 से 1 बार में डिवाइड होगा, 1 1 जा 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? इधर देखो, ऊपर देख लेते थोड़ा, तो 1/v इक्वल्स टू, ये 8 + 1 9 होता है, 9/20 आ गया, 9/20। तो हमें v निकालना है, तो v इक्वल टू 20/9 हो जाएगा। अब 20/9 कितना होता है? तो 9 2 18, फिर पॉइंट लगेगा, फिर बाद में 2 2 ही रिपीट होगा, इसको डिवाइड कर लेना, ये 2.22 मीटर तुम्हारा v आ रहा है, यानी कि इमेज बन रहा है। तो इमेज देखो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है यानी कि राइट साइड बन रहा है, राइट साइड। पोजीशन बताना है, पोजीशन हो गया, सॉरी, नेचर और साइज बताना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट 2.22 मीटर बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है, तो पीछे हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट हुआ। इसके बाद साइज निकालना है। साइज के लिए क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, अरे ऑब्जेक्ट का साइज तो दिया ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या लिखोगे फिर? तो m निकाल लो ना। m क्या होता है? m होता है यहाँ पर -v/u होता है, तो हम एक काम करते हैं, बस m निकाल लेते हैं, m के हिसाब से हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। -v/u -v कितना आया? v 20/9 आया। u कितना है? u हमारा -20 है, तो ये क्या हो जाएगा? -20, 9 नीचे आ गया,
-20, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया, ये तुम्हारा 1/9। तो m का वैल्यू 1/9 आ रहा है, यानी कि इमेज छोटा बन रहा है। ये तुम्हारा लेस देन 1 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि इमेज इज स्मॉलर, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है तुम्हारा, स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, बस इतना लिख के तुम्हारा काम हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, एंड नेचर के बारे में, इट्स नेचर इज, तो देखो मैग्निफिकेशन मेरा प्लस में है, तो प्लस में मैग्निफिकेशन आया, इसका मतलब वो क्या होगा, इरेक्ट और वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे। तो ये तुम्हारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अगर तुम्हारा m का वैल्यू नेगेटिव आता, माइनस में आता, तो माइनस में आने का मतलब है तुम्हारा क्या होता, m का वैल्यू अगर नेगेटिव आता, इसका मतलब वो तुम्हारा रियल और इन्वर्टेड होता। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल भी इसको मत भूलना, याद रखना एकदम। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर। दो लेंसेज है, एक +10 और एक -10। स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। हर एक लेंस का हमें नेचर बताना है और क्या बताना है, लेंस का पावर भी बताना है। तो हम पहला काम तो कंप्लीट कर लेते हैं। गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, एक फोकल लेंथ हमारा +10 सेंटीमीटर है और एक फोकल लेंथ हमारा क्या है, -10 सेंटीमीटर है। तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। दो लेंस है ना हमारे पास, एक प्लस में फोकल लेंथ, एक माइनस में है। तो प्लस और माइनस यानी कि प्लस हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस और माइनस हो गया तुम्हारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो नेचर के बारे में बात करेंगे तो नेचर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड सेकेंड लेंस इज कॉनकेव। तो पहला नेचर हो गया, तुम्हारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें पावर निकालना है। तो पावर ऑफ ईच लेंस, निकालेंगे तो पहला पावर P1 निकालेंगे। तो P1 होगा 1/f1। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, तो अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर 100 लगाना पड़ेगा। तो 100/10 और यहाँ पर जो साइन है वही साइन रखना, 0 0 कट गया, यानी कि +10 डायोप्टर आ गया। फिर इसी तरह से दूसरा वाला फोकस पावर निकालोगे, दूसरा फोकस का यूज करके, तो ये होगा 100/f2 इन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में रखना है। तो यहाँ पर 100/f2, f2 कितना है, -10 है, तो -10 रखोगे, 0 0 कट गया, -10 डायोप्टर हमारा आंसर आ गया। तो दो चीज हमने निकाल लिया। अब इसके बाद बोल रहे हैं विच ऑफ द टू लेंसेज विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। कैसे में चाहिए, वर्चुअल और मैग्नीफाइड, वर्चुअल भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए, वर्चुअल और बड़ा। तो वर्चुअल और बड़ा किसमें बनता है, तो देखो दो लेंस हमारे पास, एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स है। कॉनकेव लेंस में हमेशा साइज छोटा बनता है, इमेज का साइज कैसा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। तो ऐसा कौन सा लेंस होगा जिसमें ज्यादा बड़ा बनेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। किसमें बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो विच ऑफ द टू लेंसेज, यहाँ पे लिखोगे द कॉन्वेक्स लेंस, form virtual and erect image of an object placed 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो क्या होगा, लेंस से तुम्हारा 8 सेंटीमीटर अगर रखने तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस ही क्या बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो रीजन, एज द ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन P and F1, P और F1 के बीच में आ रहा है, इस कारण से तुम्हारा क्या होगा, वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। ये काम भी हो गया। फिर क्या बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अपना आंसर जस्टिफाई करने के लिए डायग्राम भी बनाओ। तो लो डायग्राम भी बनाना है, तो ये हम बना लेते हैं, लेंस बन गया, बीच में खींच देंगे लाइन, खींच दिए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बीच में होगा ऑप्टिकल सेंटर, वो भी बना लिए। ये हमारा F1, फिर यहाँ पर क्या होगा 2F1, फिर इधर क्या होगा F2 और फिर यहाँ पर क्या होगा 2F2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोला 8 सेंटीमीटर पर रखना है, तो फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर।
8 यानी कि हमें यहाँ रखना पड़ेगा, लो रख दिए। कितना यहाँ से यहाँ दूर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर दूर है। चलो अब बनाते हैं। तो एक रे जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से गुजर गया, चलो थोड़ा ठीक है। फिर एक रे जाएगा तुम्हारा, कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये दोनों फैल रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैल रहा है तो क्या करेंगे, पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे इस तरह से। तो पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे, देखो यहाँ पर मीट कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा मीट हुआ है ये हमारा इमेज हो गया। तो इसको ए बी लेंगे और ये हमारा ए डैश और बी डैश हो जाएगा, इमेज बन गया। तो ये तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट आंसर। पहले हम लोग को यहाँ पर बताना था कि किस तरह का लेंस है, फिर बताना था कि पावर क्या है, फिर बताना था कि किसमें किस तरह का लेंस में तुम्हारा ये कंडीशन वाला इमेज बनेगा, और जो बन रहा है उसका हमको रे डायग्राम भी बनाना था। क्वेश्चन नंबर 10 लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही साथ 2015 में भी आया हुआ है, और एक साल और आया हुआ है, शायद मेरे ख्याल से 2020 या 2022 में आया हुआ है, मैं एग्जैक्टली नहीं याद है। क्वेश्चन को देखते हैं। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ब्लैक पेपर से तुम्हारा क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। कैन सच अ लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर पर अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेंस से अगर सामने रखते हैं तो क्या वो कंप्लीट इमेज बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, और एक रे डायग्राम भी बनाना है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो ध्यान दो कि ये जो तुम्हारा लेंस है ये कैसा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस से बीच में से लाइन खींचेंगे, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और क्या होगा, ये हमारा फोकल लेंथ, फोकस f1 हो गया, फिर ये हमारा होगा 2f1, फिर ये हमारा होगा f2, और फिर ये हमारा होगा 2f2 हो जाएगा। ओके, तो f1 2f1 हो गया, और ये f2 और ये हमारा 2f2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा लेंस है इसमें क्या बोला है कि आधा पार्ट जो है, हाफ पार्ट, वो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो ये लो नीचे वाला हम ब्लैक पेपर से इसको क्या कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक पेपर से कवर हो चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ पर आगे एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या बोला है। तो अगर बाकी जो बचा पार्ट है तुम्हारा, हाफ पार्ट तो बचा हुआ है खुला, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट को जो रखेंगे 30 सेंटीमीटर दूर, मान लो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दूर होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर देखो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 10 20 और इधर से 10 ले लो 30 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर दूर पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या उसका कंप्लीट इमेज बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। कहां से बनेगा, तो रे जो है हमारा वो ऊपर से जाएगा, ऊपर से, और वो हमारा कंप्लीट इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर में यस दिस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना, दिस कॉन्वेक्स लेंस will form the image of the object completely। जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज तुम्हारा क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा, बना देंगे। तो यहाँ पर इसका रे डायग्राम को थोड़ा बनाते हैं, ध्यान से देखना। एक रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाता है तो क्या होता है, फोकस से गुजर जाता है। तो ये फोकस से गुजर गया। अब एक रेज कहां से ले हुए, तो दूसरा रे जो हम लोग लेते थे यहाँ पर रे डायग्राम बनाने के लिए, वो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते थे। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पेपर है तो उसको पास ही नहीं देगा, नहीं पास होने देगा। तो हम यहाँ पर एक रे को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, कहां से लेके जाएंगे, ऊपर। तो ये तुम्हारा कन्वर्ज होगा, तो कन्वर्ज होकर देखो कहां पर कट हुआ, तो यहाँ पर। तो ये जिस जगह पर कट हुआ है ये कटिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, और ये हमारा बी डैश हो जाएगा। ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका और ये हमारा इमेज बन गया। तो देखो कंप्लीट इमेज तुम्हारा बनेगा, कुछ भी इसमें से आधा अधूरा नहीं बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा। अब इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको न्यूमेरिकल्स बनाकर, कि यहाँ पर इमेज बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, कितना दूर पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे हेयर एफ जो हमारा है वो +10 सेंटीमीटर है। देखो 10 सेंटीमीटर दिया ना, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, यू ऑब्जेक्ट एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर तुम्हारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट को लेंस से रखा गया है।
यानी u का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो अगर इमेज बनेगा कहाँ बनेगा तो बताना है, तो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या करता है कि 1/f जो होता है वो 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, लेंस फॉर्मूला को 1/v माइनस 1/u होता है। अब पुट करेंगे जो भी चीज हमें पता है, f का वैल्यू 10 है, यहाँ 10 पुट करो, 1/v। u का वैल्यू क्या है? तो u का वैल्यू हमारा -30 है, तो -30 हम पुट करेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/10 ये 1/v है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 1/30। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1/v हम लोग को निकालना है। एक काम करते हैं ना, 1/10 को इधर लेके आते हैं, ये जो 1/30 है इसको लेफ्ट लेकर आएंगे, तो -1/30 आ गया। तो सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये 30 और 10 का एलसीएम कितना आता है? 30 आता है क्या? हाँ 30 ही आता है। अब 30 और 10 का एलसीएम 30 आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो कट जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 30 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स कट जाएगा, 1 1 जा करेंगे कितना होगा? 1 हो जाएगा, इक्वल टू, और ये आ जाएगा 1/v के बराबर आ जाएगा। तो देखो 3 में से 1 अगर घटाते हैं तो 2 आता है, ये 2/30 हो गया, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। देखो कुछ कट रहा है क्या? 2 1 जा 2 15 जा कट गया। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? v का वैल्यू। तो देखो v निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे और इसको भी उल्टा करेंगे, बस बस यहाँ पर रेसिप्रोकल करना हो चुका है हमारा काम। तो ये 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? बन गया। तो v का वैल्यू हमारा क्या आया? 15 सेंटीमीटर आया, यानी कि ये राइट साइड में तुम्हारा क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है। और हमें जरूर यहाँ पर रे डायग्राम के जरिए ये दिख रहा है कि राइट साइड में इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड at 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे बन रहा है ना, लेंस के सामने वाला ये पार्ट हो गया, लेंस के पीछे वाला वो पार्ट हो गया, तो लेंस के पीछे बन रहा है तुम्हारा। तो ये कंप्लीट तुम्हारा आंसर हो गया, इसको जरूर देखना, अच्छे से देखो। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। सारा कुछ हमने रिवीजन किया, रे ऑप्टिक्स, रे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारी चीजें हमने प्रैक्टिस कर ली है, रिवीजन कर ली है। सारी चीजें जो भी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बन सकता था, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सब डिस्कस कर लिया है। तो इसे अच्छे से अगर कहीं पर भी डाउट रह रहा है तो इसको दोबारा देखो ध्यान से और उसे करने की कोशिश करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा कलरफुल वर्ल्ड पर होने वाला है। ठीक है, जुड़े रहना, और चैनल को अगर नए हो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियोस ये अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक करो। बाय बाय।